हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की विथ मी। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम अपना उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए ग्रामीण परिवेश का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट्स हम लगाते हैं प्रतिदिन। और ये उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम सेट नंबर 10वां लगाने जा रहे हैं। क्लियर? हमने लगभग 9 सेट लगा चुके हैं, ये 10वां सेट है। तो चलिए इसको जारी रखते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, चैनल का लोगो देखकर ही आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस नाम से काफ़ी सारे चैनल बने हुए हैं। 3 चैनल तो मैंने ही देखे हुए हैं यूट्यूब पर। तो आई होप आप लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करें। और चलिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस लिए, आपको ज़रूर लगाना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस किस दिशा में चल रही है। क्लियर दोस्तों? चलिए तो कंटिन्यू करें फटाफट। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। इसको मैंने 2 पार्ट में बांट रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 से 15, फिर 15, यानी कि 30 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में पूरे। तो शुरू करें फिर। पहला है, भारत में किस दिन कृषक दिवस मनाया जाता है? तो ग्रामीण परिवेश है और कृषि से संबंधित हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। कृषि इन द सेंस ग्रामीण क्षेत्र, कृषि योजनाएं, तो सब कुछ परिवेश, ग्रामीण परिवेश या विकास समाज, वही सारा संबंध हमारा जो है ग्रामीण विकास या ग्रामीण परिवेश हमारा पूरा भाग रहेगा। ठीक है दोस्तों? चलिए तो कह रहा है कि किस दिन मनाया जाता है कृषक दिवस? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 जनवरी या फिर 26 फरवरी। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 24 दिसंबर। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 24 दिसंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ें फटाफट। टेस्ट है ये, आपको बस टेस्ट सीरीज देखना है, जांचना है अपने आप को कि परखो कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हो, आपने कितनी पढ़ाई की है। फटाफट टेस्ट लगाइए और बस। और अगर आपको लगता है कि काफ़ी कुछ जो मैंने नहीं पढ़ा है इंपॉर्टेंट है, उसके लिए नोट्स बनाइए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वह फसल जो रबी और खरीफ के बीच तैयार की जाती है। तो ऐसी फसल कौन सी है जो रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है? उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जायद की फसल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका जायद की फसल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। आगे कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर चावल का उत्पादन कहाँ होता है, मतलब अधिक होता है? किस स्थान, अगर जैसे क्वेश्चन में ही बोल दिया किस स्थान पर चावल का उत्पादन अधिक होता है, इसकी जगह पे आएगा अधिक। सिर्फ एक मध्य प्रदेश के एक स्पेशल जगह का नाम पूछ लिया कि किस जगह पर या फिर किस ज़िले में। ठीक है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जबलपुर। जबलपुर में होता है चावल। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ें फिर। आगे कह रहा है कि झूमिंग या झूम खेती भारत के किन प्रदेशों में होती है? तो झूम खेती हम अधिकतर किन प्रदेशों में करते हैं दोस्तों? चाहे राज्य की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, ऐसे प्रदेश जो पहाड़ी क्षेत्र हों, पूर्वी क्षेत्र हों। ठीक है दोस्तों? यानी कि पूर्वी राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में हम झूम की खेती करते हैं। चलिए आगे देखें। आगे कह रहा है कि नई कृषि नीति की घोषणा कब हुई? जो नई कृषि नीति आई थी वो किस वर्ष आई थी, वो आपको बताना है। जुलाई 2000 में, जून 2001 में, मई 2002 में या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जुलाई 2000 में। जुलाई 2000 में, सन 2000 में। क्लियर? चलिए आगे कह रहे हैं कि मूंगफली के दानों में कितना प्रोटीन होता है? तो मूंगफली के दानों में कितना प्रतिशत आपका प्रोटीन होता है? तो परसेंटेज बताना है आपको। ठीक है? मूंगफली के दानों में कितना हिस्सा प्रोटीन का होता है? तो 25 से 33%, 30 से 35%, 40 से 45% या फिर 80%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 25 से 33%। 25 से 33%, लगभग एक तिहाई, 100 का 1/3। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ें। आगे कह रहा है 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपको बताना है कि इसका जो स्थापना हुई थी वो किस जगह पर हुई थी। तो इसका 7वें का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हैदराबाद में। ऑप्शन सी, हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे देखें। ग्राम पंचायत की कोई समिति कितने व्यक्ति को संयोजित कर सकती है? तो ग्राम पंचायत की जो समिति होती है वो कितने लोगों को संयोजित कर सकती है, वो आपको बताना है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 व्यक्ति।
कितने व्यक्ति को दोस्तों? 2 व्यक्ति को, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखें। आगे कह रहा है कि निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु शक्ति किसके पास है? तो वीडियो के पास है, पंचों के पास है, जिला अध्यक्ष के पास है, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचों के पास। अगर निर्वाचन के लिए नामावली यानी कि अगर उसको जैसे हमको पहचान पत्र बनवाना है तो हम क्या करते थे, पंचों के पास अपना नाम दर्ज करा दिया करते थे कि ये 18 साल का व्यक्ति हो गया है या 18 साल का हो चुका है, कंप्लीट हो गए हैं, तो इसका जो है निर्वाचन क्षेत्र में इसका नाम आ जाना चाहिए, उस लिस्ट में इसका नाम आना चाहिए ताकि वो वोट दे सके। क्लियर? तो पंचों के पास वो सूची तैयार करके दिया करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित, पूंजीवादी, निजी, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये सब तो जानते होंगे कि भारत हमारी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपने भारत। क्लियर? चलिए आगे देखें। आगे कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना था? तो आपको बताना है कहाँ बना था और इस समय पर वो प्रेजेंट में किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, पंतनगर। ऑप्शन सी यानी कि थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि पंतनगर। और पंतनगर ये उत्तर प्रदेश में आता था पहले, जब उत्तराखंड, यूके से मैं उत्तराखंड लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, जब से उत्तराखंड अलग हो गया तो ये क्षेत्र कहाँ चला गया? ये आपका पंतनगर चला गया, उत्तराखंड के अंदर। क्लियर दोस्तों? अब ये जो पंतनगर आपका विश्वविद्यालय है, पंतनगर जिले के अंदर, पंतनगर गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जो है आपका पंतनगर में इसकी स्थापना की गई थी और ये क्षेत्र अब आपका उत्तराखंड में आता है। क्लियर? चलिए आगे देखें। आगे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? जो हरित क्रांति थी उसमें किसका योगदान सबसे अधिक रहा है? चावल और दाल का, गेहूं और चावल का, दाल और मक्का का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं और चावल का। गेहूं और चावल। अगर चावल ऑप्शन ना हो दोस्तों तो धान ऑप्शन हो सकता है, धान। क्लियर? धान ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखें, क्योंकि धान से ही आपको चावल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि धान में चावल का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? जो धान हमारी होती है, ठीक है, जो धान हमारी कटती है उसमें चावल का प्रतिशत कितना प्राप्त होता है हमें वो बताना है। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, 66%। कितना? 66%, 66%। क्लियर? 66% धान में चावल की प्रतिशतता। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है ये आपको बताना है, मिश्रित, मौसमी, या दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14वां क्वेश्चन आपका बी सही है दोस्तों, मौसमी। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है भारतीय कृषि के अंदर। मौसमी इन द सेंस, जैसे रबी की फसल के समय अलग बेरोजगारी होती है और खरीफ में अलग, तो ये मौसम के हिसाब से डिपेंड करती है। तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है भारतीय कृषि में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में झुमका नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? झुमका नगरी। तो आपने ये तो गाना भी सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। माफ़ करिए दोस्तों, आवाज़ सही नहीं है मेरी। तो गाने से आपको याद आ गया होगा कि किस नगरी या किस नगरी को जाना जाता है झुमका के नाम से? बरेली को। ठीक है, बरेली की बर्फ़ी, बरेली का झुमका। तो गाना से आपको याद रहेगा ये। ठीक है दोस्तों। और मुरादाबाद आपका पीतल नगरी, पीतल नगरी। क्लियर? चलिए आगे देखें। नेक्स्ट कह रहा है 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, 15 आगे आएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था इसको 2 भाग में मैंने बांटा हुआ है। निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रथा से संबंधित है? व्यवहार प्रथा से संबंधित है, तो ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा व्यवहार प्रथा है। ठीक है, जाति में विवाह, ईमानदारी, अहिंसा, या फिर सदाचार। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जातियों में विवाह। ये हमारी व्यवहार प्रथा होती है। ठीक है, व्यवहार प्रथा होती है। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धर्म से संबंधित नहीं है। पवित्रता, सदाचार, आदर, भय, धर्म से इनमें से कौन सा संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, सदाचार। सदाचार कभी धर्म से संबंध नहीं होता है। जिसके सदाचार अच्छा, व्यक्ति अच्छा, उसका व्यक्तित्व ही अच्छा होता है। चलिए आगे चलें। किस विद्वान ने प्रथा को महान शक्ति कहा है। तो किसने कहा है, किस विद्वान ने कहा है प्रथा को महान शक्ति। तो थर्ड का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, लाख। किसने कहा है, लाख साहब ने। ठीक है, LA का, लाख। चलिए आगे देखें। आगे कहा जा रहा है कि किस विद्वान ने प्रथा को मानव जीवन का प्रमुख न्यायाधीश कहा है। ठीक है, दोनों का कहना अलग है, कथन अलग है, ध्यान से पढ़ने की बात है। अब ऐसा ना हो कि आप दोनों को मिक्स करके और उल्टा सीधा कराएं। किस विद्वान ने प्रथा को मानव जीवन का प्रमुख न्यायाधीश कहा है, ये अलग है। और किस विद्वान ने प्रथा का महत्व बताया है, वो आपको बताना था, वो आपका लाख ने बताया था। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑप्शन सी सही है, टायलन ने। ऑप्शन सी, टायलन ने बताया था मानव जीवन का प्रमुख न्यायाधीश है प्रथा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखें। जो लोक परलोक का कल्याण करे वह धर्म है, यह कथन किस दर्शन से संबंधित है। किस दर्शन में ये बात दर्शाई गई है कि जो लोग परलोक का कल्याण करे वह धर्म है। तो वैश्विक दर्शन में, योग दर्शन में, संख्या दर्शन में, या जैन दर्शन में। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वैश्विक दर्शन में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए, वैश्विक दर्शन में। क्लियर। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। ये जो आप 3-4 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित पौराणिक बातें हैं। ठीक है, कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे गए हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस डाले। श्रीमद् भागवत कथा में धर्म, क्योंकि ये धर्म, जाति, प्रथाएं, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस कराना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो कितने लक्षण जुड़े हुए हैं धर्म के, 10, 20, 30, 40। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी हो जाएगा 30। ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा हो जाएगा आपका 30। क्लियर। कितने लक्षण हैं, 30 लक्षण। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि निम्न में से कौन सी संस्था नहीं है। इसमें से संस्था कौन सी नहीं है, विवाह, अपराधी दल, शासन प्रणाली, राज्य। तो 7वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शासन प्रणाली कोई संस्था नहीं होती। विवाह संस्था बनती है, अपराधी दल के लिए एक संस्था बनती है, राज्यों से संबंधित संस्थाएं बनती हैं, लेकिन शासन प्रणाली की कोई संस्था नहीं होती है। ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड। क्लियर। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है, ये बोला गया है। तो परिवेश, गांव, नगर या संप्रदाय। तो 8वें का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, संप्रदाय। संप्रदाय को हम समुदाय नहीं मानते। ठीक है, संप्रदाय को हम समुदाय नहीं मानते। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने पर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं। ठीक है, सामाजिक, जो समाज के जो नियम होते हैं उनके एक संग्रह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसका क्या बोला गया, संस्था बोला गया, समूह बोला, समुदाय बोला, या समिति बोला है। तो 9वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संस्था। संस्था कहा गया, सामाजिक नियमों का संग्रह हमने संस्था कहा है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है, संस्था कहा है। ओके, चलिए संस्था की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे कह रहा है कि सामाजिक संस्था की विशेषता क्या है। अब इसकी विशेषता बता दीजिए 10वें का। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सदस्यता, ऑप्शन बी कह रहा है कि अस्थायी प्रकृति, ऑप्शन सी कह रहा है कि अमूर्त प्रकृति, ऑप्शन डी कह रहा है कि औपचारिक नियंत्रण। तो 10वें का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अमूर्त प्रकृति। ऑप्शन सी, अमूर्त प्रकृति। चलिए आगे देखें। जो आपको थोड़ा लगे कि हाँ ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आप नोट्स बना के अपने डायरी में या अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं, और उसका फिर 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये 100% दिमाग में रहेगा। क्लियर। समुदाय की विशेषता, ये समुदाय काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं, ये क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
तो समुदाय की विशेषता आपको बतानी है, जटिल प्रकृति है, अमूर्त प्रकृति है, सदस्यता है या निश्चित नियम है। तो 11वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, सदस्यता। ऑप्शन सी सदस्यता। क्लियर। चलिए आगे मूव करें। कह रहा है कि समिति की विशेषता क्या है। समिति की विशेषता पूछी गई है, स्वतः विकास, ऐच्छिक सदस्यता, स्थायी संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो 12वें का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, शैक्षिक ऐच्छिक, अपने इच्छानुसार। समिति की विशेषता क्या है, अपने इच्छानुसार सदस्यता लेना ही समिति कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। वाराणसी नगर है तो कैसा है, समिति जैसा है या समूह जैसा है, समुदाय जैसा है या फिर एक समाज है। वाराणसी जो नगर है वो कैसा है वो आपको बताना है। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, समुदाय है। वाराणसी नगर क्या है, एक समुदाय है। क्लियर, क्या है, एक समुदाय है। चलिए आगे देखें। कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। प्राथमिक समूह नहीं है, परिवार, खेल समूह, राज्य या पास पड़ोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दिख रहा है सामने, राज्य। राज्य कोई प्राथमिक समूह नहीं है, परिवार माना जाता है, आस पड़ोस माने जाते हैं, खेल के जो व्यक्ति होते हैं, समूह होते हैं, उनको भी हम समूह में काउंट कर लेते हैं। लेकिन राज्य क्या है, एक समूह नहीं है। ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखें। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 15 मैं पहले करा चुका हूँ, 15 ये, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है दोस्तों। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, समुदाय किसे कहेंगे, वर्ग को, जाति को, ग्राम को, पड़ोस को। तो इसका राइट आंसर जाहिर सी बात है गांव को। गांव यानी कि ग्राम, ग्राम को हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। ओके, ऑप्शन सी। इज़ दैट क्लियर। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल का लोगो देख कर ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। ओके, तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।